नमस्कार दोस्तों, मैं उमंग कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गुल्लू फैमिली ब्लॉग, जो कि पहले एग्जाम नगरी बाई उमंग था। कुछ ब्लॉगिंग के वीडियोज डालने के कारण मुझे इसका नाम भी चेंज करना पड़ा, क्योंकि एंटरटेनमेंट भी लाइफ में थोड़ा ज़रूरी होता है। अभी जो आपके सामने स्क्रीन पे जो बुक दिखाई दे रही है, जिसका नाम है स्पेक्ट्रम का आधुनिक भारत का इतिहास। अगर आपको आधुनिक भारत पढ़ना हो, आधुनिक भारत का इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसी भी एग्जाम में, तो ये एक ग्रंथ है। इसको पढ़ लेने पे बहुत कुछ आपको क्लियर हो जाता है। कई बच्चे इसको खरीद के तो लाते हैं, लेकिन पढ़ नहीं पाते। हमने 45 से 46 दिनों के अंदर पूरा का पूरा नोट्स बुक बना दिया, पूरे 45 क्लास। जी हाँ, और डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 ऐसे करके सारा का सारा वीडियो नोटबुक्स के सहित, नोट्स से सहित इस चैनल के प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में, और इसका लिंक आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, या चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। स्पेक्ट्रम हिस्ट्री के नाम से वो प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको ओपन कीजिए। सारे वीडियोस 45 के 45 वीडियो आपको वहां मिल जाएंगे, और आप चाहें तो 45 दिन में इसको पढ़ सकते हैं, नोट्स बना के लिख सकते हैं, और आपको याद भी हो जाएंगे। इसकी गारंटी मैं ले रहा हूं। खैर, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, अपने कमेंट जरूर लिखिए। पहली बार देख रहे हो वीडियो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो अभी जो आधुनिक भारत का इतिहास का जो अंतिम चैप्टर चल रहा था, वह था नेहरू के बाद का भारत। ये नेहरू के बाद का भारत जो चैप्टर है वह है 130 पेज में। जी हाँ, देखिए मैंने यहाँ पे मार्किंग भी कर रखी है। ये टोटल कितने पेज में है? 130 पेज में। ठीक है, तो 130 पेज में है। एक दिन में रगड़ना संभव नहीं है, क्योंकि हमें समझना भी है और हमें याद भी रखना है ना। तो नेहरू के बाद का भारत, यानी नेहरू जी का कार्यकाल समाप्त हुआ 1964 में। और 1964, चूंकि ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, 1947 से ही थे, लगभग 15 साल यानी 3 कार्यकाल खत्म करने के बाद, है ना, 15-18 साल ये रहे थे, 1947 और 64, तो कितने हो गए? लगभग 47 और 10 हो गए 57, और 7, 17 साल के शासन के बाद जो है लाल बहादुर शास्त्री का शासनकाल आया था। तो ये नेहरू जी के बाद, यानी 1964 का बाद का इतिहास हम लोग पढ़ेंगे। और कब तक का पढ़ेंगे? अब तक का पढ़ेंगे, यानी मोदी जी के शासन तक का। तो भाई ऑब्वियसली ये जो है चैप्टर बड़ा हो ही जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें, बहुत सारी घटनाएं हुई इसमें। खासकर लाल बहादुर शास्त्री जी का जो कार्यकाल था, हमने पढ़ा था भाग 1 में, वो तो और भी जब बहुत ही महत्वपूर्ण है। शुरू ही हम लोग वहीं से करेंगे। तो ये अभी जो आज का दिन है वो है भाग 5। अब आप कहेंगे कि भाग 1, 2, 3, 4 कहाँ गया? सब का अलग अलग, क्योंकि अलग अलग भाग में पढ़ाया गया है, तो हो सकता है 5, 6, मैक्सिमम 7 भाग में यह पूरा चैप्टर खत्म हो जाए, और चैप्टर के साथ ये बुक भी खत्म हो जाए। ये बुक खत्म होगी तो फिर हम जो है इस बुक पे हाथ धो के पढ़ जाएंगे, और 60 दिनों में इसको भी खत्म करेंगे। ये भी काफी महत्वपूर्ण एक ग्रंथ है पॉलिटी की, इसको भी हम लोग जल्दी लेके चलेंगे। खैर, अभी इसकी बात करते हैं। तो देखिए, यहां से शुरू होता है लाल बहादुर शास्त्री जी का प्रधानमंत्रित्व काल, है ना। तो लाल बहादुर शास्त्री जी, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद आई इंदिरा गांधी का प्रथम मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि प्रथम जो प्रधानमंत्रित्व काल था, बीच में जनता पार्टी की शासन आई थी, और उसके बाद फिर इंदिरा गांधी का शासनकाल आया था। तो लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी का प्रथम चरण, फिर बीच में जनता पार्टी, फिर उसके बाद दोबारा इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई, मर्डर हो गया उनका। उसके बाद राजीव गांधी। अब राजीव गांधी के बाद इन सबका कार्यकाल लंबा लंबा था, लेकिन राजीव गांधी के बाद शुरू होता है वीपी सिंह का कार्यकाल, चंद्रशेखर सरकार, नरसिम्हा राव का कार्यकाल। उसके बाद 96 से 99 के बीच में 3 प्रधानमंत्री आए। उसके बाद फिर एनडीए की सरकार आई, है ना, एनडीए की सरकार आई, जनता पार्टी की सरकार आई। उसके बाद फिर एनडीए का दूसरा कार्यकाल आया 2004 तक। फिर 2004 में सरकार बदली, फिर यूपीए आ गई, कांग्रेस आ गई, 4 से 14 हो गया। तो आज हम जो शुरू करने वाले हैं, हम लोगों ने कहां तक पढ़ लिया था? हम लोगों ने पढ़ लिया था राजीव गांधी के शासनकाल तक, हमने पूरा पढ़ लिया था। कैसे थे विदेश संबंध,
कैसी थी आर्थिक व्यवस्था। देखिए पूछ दिया आता है राजीव गांधी के कार्यकाल के बारे में या इंदिरा गांधी के कार्यकाल में कैसे महत्वपूर्ण है, पॉजिटिव चीजें क्या है, निगेटिव चीजें क्या है, सब कुछ को मैंने डिस्कस किया है पीछे वाले चैप्टर में। तो पीछे की चीजों को मैं डिस्कस नहीं करूंगा, पीछे की चीजें आप क्या कीजिए कि वो वीडियोस देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। आज हम भाग 5 में चलने वाले हैं और भाग 5 ही आज खत्म करेंगे। तो बुक को मैं करता हूं बंद और भाग 5 करता हूं शुरू। और भाग 5 जो शुरू होगा, नेहरू के बाद का भारत। देखिए डे मैंने लिखा है 44 नंबर डे, और 44 नंबर डे है। और नेहरू के बाद का भारत, अध्याय 39, भाग 5। ये 5वां पार्ट है ना। 6 पार्ट में ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, 6-7 में। तो हम इसमें समरी में देख लेते हैं क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं वीपी सिंह का शासनकाल, दिसंबर 1989 से नवंबर 1990। उसके बाद चंद्रशेखर सरकार का कार्यकाल, नवंबर 1990 से जून 1991। उसके बाद नरसिम्हा राव का प्रधानमंत्रित्व काल, जून 1951 से मई 1996। उसके बाद 1996 से 1999 के बीच में 3 प्रधानमंत्री आए उनका। उसके बाद एनडीए सरकार, मार्च 1998 से अक्टूबर 1999। उसके बाद एनडीए का दूसरा कार्यकाल 1999 से 2004। तो इतना हम लोग पढ़ेंगे। अब 2004 में जो एनडीए की सरकार जाती है और यूपीए यानी कांग्रेस की सरकार आती है, तो 4 से लेकर 14 तक जो है कांग्रेस की सरकार चलती है। फिर मोदी जी की सरकार आती है 2014 में और वो चलती रह जाती है। तो उसको हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे। इस पार्ट में चलिए चलते हैं, क्योंकि छोटे छोटे प्रधानमंत्री कार्यकाल है इसलिए हमने एक ही बार में खत्म कर दिया। वरना इंदिरा गांधी के इंदिरा गांधी कार्यकाल खत्म करने में हमें 1 दिन लग गए थे, राजीव गांधी कार्यकाल खत्म करने में 1 दिन लग गए थे, लाल बहादुर शास्त्री बहुत ही महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री हमारे देश के इतिहास में, कार्यकाल समाप्त करने में 1 दिन लग गए थे। तो ये सब पार्ट वाइज पार्ट हुआ था। 4 प्रधानमंत्री 4 कार्यकाल। अब 4 दिन हमारा लगा था 4 कार्यकालों को समाप्त करने में, लेकिन हम यहां थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि इन लोगों ने ज्यादा कुछ नहीं किया था, कुछ बहुत महत्वपूर्ण घटना नहीं हुई थी, लेकिन इतिहास की दृष्टि से, तिथि की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पे वीपी सिंह का शासनकाल दिसंबर 1989 से 1990 तक था। 2/12/1989 को यह भारत के 8वें प्रधानमंत्री बने। आप कहेंगे 8वें कैसे बने? तो देखिए 3 बार तो जवाहरलाल नेहरू ही रहे थे, एक ही, यानी पहले, दूसरे, तीसरे जवाहरलाल नेहरू ही रहे थे। चौथी रह चुकी थी कौन? इंदिरा गांधी। 5 में बीच में जनता पार्टी की शासन आई है ना, तो बीच में जो है गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने, जो कि बहुत ही अल्प समय के लिए रहे, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी भी थे। उसके बाद जो है 2 लोग आए थे उसमें। उसके बाद जो है 7वें नंबर पे जो है राजीव गांधी आए थे इंदिरा गांधी के बाद, और 8वें नंबर पे वीपी सिंह आए थे। तो वीपी सिंह का शासनकाल 2 दिसंबर 1989 को शुरू हुआ। भारत के 8वें प्रधानमंत्री थे ये। पहला निर्णय उन्होंने क्या लिया? आईपीकेएफ। अगर आईपीकेएफ के बारे में आप लोग नहीं जानते, इंडियन पीस फोर्स के बारे में, है ना, तो ये इंडियन पीस फोर्स के बारे में बता दूं, इसको श्रीलंका में रखा गया था राजीव गांधी के शासनकाल में। इसको ही राजीव गांधी की मृत्यु का कारण भी माना जाता है, हालांकि इसका कोई प्रमाण नहीं है। आईपीकेएफ को रखा गया था श्रीलंका के हालात को देखते हुए, वहां पे तमिल सिंहली में संघर्ष चल रहा था, तो आईपीकेएफ को रखा गया था। उसको क्या किया गया, जो निर्णय राजीव गांधी का था उसको पलटते हुए वीपी सिंह ने आईपीकेएफ को सबसे पहले श्रीलंका से वापस बुला लिया। इनको थोड़ा डर था कहीं फिर से आईपीकेएफ हमें ना कुछ कर दे। 1 साल से भी कम कार्यकाल लगा, लेकिन कई समस्याएं इसमें, है ना, 1 साल से भी कम। आप देख सकते हैं दिसंबर 1989 से नवंबर 1990, 1 साल भी कंप्लीट नहीं रहे थे ये। क्या क्या चीजें आई? सबसे पहली जो बड़ी समस्या थी वीपी सिंह के शासनकाल में, वह था कश्मीर के बेकाबू हालात। ऐसा क्या था? तो देखिए दिसंबर 1989 में JKLF, जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, JKLF, ये एक आतंकवादी संगठन था, है ना, और इस आतंकवादी संगठन के द्वारा जो है मुफ्ती मोहम्मद सईद, कौन थे मुफ्ती मोहम्मद सईद? केंद्रीय गृह मंत्री थे, उनकी बेटी को अगवा कर लिया गया, है ना। बेटी को अगवा किया तो इससे क्या हुआ कि हालात बिगड़ गए, और बिगड़ गए तो कई आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा था उस समय।
उसके बाद बैंकों पर सशस्त्र हमले हुए, पुलिस स्टेशनों पर ग्रेनेड का हमला हुआ, हिंदू अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न हुआ, कश्मीरी पंडितों की नृशंस हत्या हुई, लूटपाट हुई। मतलब कश्मीर में कंप्लीटली हताहत का माहौल था, उथल पुथल का माहौल था। ये कब हुआ? वीपी सिंह के शासनकाल, 1 साल में ही ये सब समस्याओं से इनको जूझना पड़ा। हालांकि समस्या पहले से ही थी, लेकिन 1 साल में इस समस्या में ये भी पकड़े गए। तो ये कुछ समस्या। दूसरी समस्या जो थी वह थी कि मंडल आयोग की रिपोर्ट का क्रियान्वयन कैसे किया जाए। मंडल आयोग की रिपोर्ट जो आई थी उसमें क्या था कि पहले तो जनता पार्टी के शासनकाल में ही सौंप दी गई थी। 7 अगस्त 1990 को संसद में वीपी सिंह द्वारा इसके क्रियान्वयन की घोषणा की गई। पिछड़े वर्गों को 27% का आरक्षण दिया गया। पिछड़े वर्गों को जो 27% का आरक्षण हुआ वो दिया गया। युवाओं द्वारा क्या हुआ? इसका प्रबल विरोध हुआ। पूरे देश में आगजनी हुई, पूरे देश में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। युवाओं ने इस पर जमकर विरोध किया कि आरक्षण कैसे, जब सब कुछ टैलेंट पे है तो आरक्षण क्यों? जमकर विरोध हुआ, युवाओं द्वारा प्रबल विरोध प्रदर्शन हुआ। मामला कहां चला गया? उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल इस 27% आरक्षण पर क्या कर दिया? रोक लगा दिया। ये घटना सब किसके शासनकाल में हो रही है? वीपी सिंह के 1 साल के शासनकाल में ही। उसके बाद 1992 में क्या किया गया? इसको संवैधानिकता प्रदान की गई, संविधान में एक दर्जा दिया गया और स्वीकार कर लिया गया। अग्र सीमा 50%, मतलब अगर 50% तक हम आरक्षण देंगे, इससे अधिक आरक्षण आप नहीं दे सकते हैं। टाइम टू टाइम बढ़ाने की बात थी 27%, लेकिन 50% जाएगा तो वहां रोक देना है। ये एक समस्या आई, दंगे फसाद हुए इसके लिए। उसके बाद मंडल से मंदिर, रथ यात्रा, सरकार का पतन। क्या हुआ? भाजपा द्वारा अयोध्या में मंदिर का अभियान चलाया गया। जी हां, सॉरी, माफ कीजिएगा, थोड़ा कैमरा हिल गया था, सर्दी हो गई है मुझे। हाँ, तो भाजपा द्वारा, भारतीय जनता पार्टी द्वारा क्या किया गया? अयोध्या में मंदिर का अभियान चलाया गया। LK आडवाणी ने जो है रथ यात्रा निकाली। लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा क्या निकाला गया? रथ यात्रा निकाला गया। उस समय क्या किया गया कि सबसे पहले तो इनकी गिरफ्तारी हुई, आडवाणी जी की गिरफ्तारी हुई। इन पर आरोप लगाए गए कि आपने देश की शांति व्यवस्था को उखाड़ने का काम किया है। कई तरह के चार्जेज लगाए गए। सुरक्षा बलों को जो है मंदिर और कार सेवकों को रोकने के लिए कहा गया, जिसमें जबरदस्त झड़प हुई। बीजेपी का समर्थन वापस, अब बीजेपी ने जो सरकार को समर्थन दिया था वो वापस ले लिया। लोकसभा में विश्वास मत खो दिया सरकार ने और वीपी सरकार क्या हो गई? गिर गई, खत्म हो गई। तो समझ गया कि आखिर मेन कारण क्या था वीपी सरकार के गिरने का। छोटे से 1 साल के कार्यकाल में कितनी सारी घटनाएं हुई। आगे चलते हैं, ये समझ गए होंगे आप 1 साल में कितनी चीजें हुई, क्या क्या उन्होंने किया, क्या निगेटिव हुई, क्या पॉजिटिव हुई। अब है चंद्रशेखर सरकार। इंदिरा गांधी का सरकार के बारे में हमने पढ़ा था, बहुत सारी नकारात्मक चीजें, बहुत सारी सकारात्मक चीजों के बारे में पढ़ा था। जरूर पढ़िएगा, बहुत मजा आएगा इंदिरा गांधी और खासकर लाल बहादुर शास्त्री और राजीव गांधी के शासनकाल को पढ़ने में। नवंबर 1990 से जून 1991, ये भी 1 साल से कम में रहे। 64 सांसद थे, उसको बाहर से कुछ समर्थन मिला। 10 नवंबर 1990 को ये प्रधानमंत्री बन गए। 10 नवंबर 1990 को ये जो थे प्रधानमंत्री पद जो है इन्होंने संभाल लिया। लेकिन जो पहले जो समस्या थी, जो मुंह बाके खड़ी थी इनके सामने, वह क्या थी? वह थी अशांत अर्थव्यवस्था। वह थी अशांत अर्थव्यवस्था। क्यों भाई? तो आर्थिक संकट पड़ गया था देश में, भूखमरी की स्थिति थी, पूरी तरह से सब कुछ असंतुलित हो चुका था, आर्थिक असंतुलन फैल चुका था। पहले के सरकार ने जो बड़े बड़े लोन लिए थे वो लोन पेंडिंग में थे। इस तरह से देश के बहुत ही खराब स्थिति में था। उसके बाद इन्होंने क्या किया? जरूरी आयात के लिए संघर्ष इनको करना पड़ा। मतलब जो बहुत जरूरी चीजें हैं उनके आयात के लिए भी इनको क्या करना पड़ा? संघर्ष करना पड़ा। खाड़ी युद्ध के परिणाम स्वरूप तेल की कीमत में बहुत अधिक बढ़ावा हो गया। इंडियन मॉनेटरी फंड, माफ कीजिएगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा
कोष द्वारा जो है समर्थन दिया गया, लेकिन उस हिसाब से नहीं दिया गया जिस हिसाब से भारत को मिलना चाहिए था, जरूरत थी। वित्त मंत्री उस समय थे यशवंत सिन्हा, इनके द्वारा कुछ सुधार का वचन दिया गया, लेकिन कांग्रेस द्वारा समर्थन को वापस ले लिया गया और बजट जो है अपूर्ण रह गया, बजट पूरा नहीं हो पाया। सरकारी स्वर्ण को गिरवी रखने का निर्णय लिया गया। 1991 में मार्च में चंद्रशेखर का इस्तीफा दिया और सरकार गिर गई। तो ये कुछ चीजें हुई चंद्रशेखर सरकार, नवंबर 1990 जून 1991। तो एक बार रिपीट जल्दी जल्दी कर देते हैं। पहले कौन आए? पहले आए कौन? प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तो थे ही, उनके बाद आए लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री के बाद आई इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी का एक चरण खत्म हुआ, जनता पार्टी की शासन आया। जनता पार्टी के बाद फिर से इंदिरा गांधी आई, फिर राजीव गांधी आए, फिर वीपी सिंह आए, अभी चंद्रशेखर सरकार। 1991 में चुनाव हुए और कांग्रेस को बहुमत मिल गई। 1991 में चुनाव हुए और किसको बहुमत मिल गई? कांग्रेस को बहुमत मिल गई। होप कि आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। तो यहां तक आपको समझ में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आप लोग बुक सामने लेके बैठिएगा, ये जो बुक है इस बुक को सामने लेके बैठिएगा, भरपूर समझ में आएगा। पढ़ के नोट्स बनाइए, जीवन भर याद रहेगा, मेरी गारंटी है। अब आते हैं नरसिम्हा राव का प्रधानमंत्रित्व काल। जून 1991 से मई 1996, यानी लगभग पूरा कार्यकाल इन्होंने खत्म किया। जी हां, लगभग जो है इन्होंने पूरा कार्यकाल खत्म किया। दक्षिण भारत से ये पहले प्रधानमंत्री थे, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए पेज देखिए, यहाँ पे 321वां पेज चल रहे हैं, है ना। और ये कहां तक जाएगा पता नहीं, ये लगभग 326 पेज 325 पेज तक जाएगा, 326 पेज तक ये चैप्टर। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने पूरा जो है पेज पूरा 326 पेज में पूरा स्पेक्ट्रम लिख डाला, जरूर देखिएगा। तो दक्षिण भारत से जो ये पहले प्रधानमंत्री थे। 17 भाषाओं के जानकार थे, बहुत बड़े व्यक्ति थे। आर्थिक सुधार हेतु ये विख्यात थे, यानी मतलब आर्थिक जो टर्म्स होते हैं, इकोनॉमिक टर्म्स होते हैं, ये इनको बहुत अच्छे से पता था, इसका अच्छा नॉलेज था। आर्थिक सुधार में क्या किया? सबसे पहले तो इन्होंने मनमोहन सिंह, जो कि एक अर्थशास्त्री थे और यूजीसी के अध्यक्ष थे उस समय, उनको वित्त मंत्री बनाया गया। अब देखिए कि कुशलता यहीं से शुरू होती है। उन्होंने उसको वित्त मंत्री बनाया जिन्हें अर्थशास्त्र की बहुत अच्छी नॉलेज थी। उसके बाद जनता हित वाले सुधारों पर बल दिया गया। कृषि में निजी भागीदारी ज्यादा नहीं की गई, ना ही किसी बैंक का नया निजीकरण किया गया, है ना। तो ये कुछ काम इन्होंने एकदम कहते हैं ना छक्के से शुरुआत किया, बहुत अच्छा शुरुआत किया नरसिम्हा राव ने। उसके बाद आई नवीन आर्थिक नीति 1991। इसमें क्या क्या चीजें हुई? तो इसमें जो है जो उद्योगों पर अनावश्यक नियंत्रण लगाया गया था, बिना मतलब का कानून लगाया गया था, उसको हटाया गया। इसके अंतर्गत नवीन आर्थिक नीति 1991। उसके बाद देखिए उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण पर बल दिया गया। रुपयों का अवमूल्यन किया गया, रुपयों का दाम को घटाया गया। क्यों घटाया गया? ताकि हमें क्या, एक सेकंड, सर्दी हो गई है इसलिए थोड़ा सा सॉरी। तो यहां पे क्या किया गया कि आखिर में रुपयों का मूल्य क्यों घटाया गया, क्यों रुपयों का अवमूल्यन किया गया? इसलिए किया गया कि कम मूल्य अगर रहेगा हमारे रुपयों का, तो हम अगर डॉलर कमाएंगे तो हम उसमें ज्यादा पैसा कमाएंगे। हमें देश को मान लीजिए कि प्रत्येक किसान को 500 रुपए देने हैं अभी। अगर 500 रुपए का दाम डॉलर के मुकाबले कम जाए तो हमें देने में आसानी होगी। हम ज्यादा डॉलर कमाएंगे, ज्यादा बिजनेस फैलाएंगे और कम बांटेंगे, तो इससे सरकार को फायदा होगा। तो इसलिए अवमूल्यन किया गया। आयात, आय तथा कॉर्पोरेट करों में कमी की गई। मशीनरी तथा उपकरण पर आयात को घटाया गया, यानी मशीनरी उपकरण लाइए, इसके लाने पर टैक्स कम किया गया, जिनसे इनका दाम कम हुआ तो लोग ज्यादा खरीदने लगे, ज्यादा उपयोग में लाने लगे। तो नरसिम्हा राव के शासनकाल में देखिए ये जो सबसे पहली महत्वपूर्ण चीज थी, ये था नवीन आर्थिक नीति 1991। ध्यान से पढ़िएगा, बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ बड़ा सोचना होगा, ध्यान से पढ़ना होगा, समझना होगा। ये बुक लेके जरूर बैठिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं। 45 क्लासेस में मैंने इसे खत्म किया है, आपको भी इसे 45 दिनों में खत्म करके उखाड़ फेंकना है और कुछ अलग पढ़ना है। 1991 की प्रौद्योगिकी नीति क्या था? ये एक क्रांतिकारी नीति थी। कैसे? तो औद्योगिक लाइसेंस नियम में बहुत सहूलियत दे दी गई, मतलब आराम से कोई भी लाइसेंस प्राप्त कर सकता था। सार्वजनिक क्षेत्र को स्वायत्तता दी गई,
जो सार्वजनिक क्षेत्र से जहां पर पब्लिक का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है उसको थोड़ी सी छूट दे दी गई, निजी निवेश का स्वागत किया गया। अब यहां पे जो था नवीन आर्थिक नीति से पहले जो आते थे उन्होंने सुधार किया था, उसमें क्या किया था, निजीकरण को थोड़ा सा रोका था। अब क्या कह दिया गया, नई आर्थिक नीति 1991 में जो आई प्रौद्योगिकी नीति, उसमें क्या किया गया कि निजी निवेश का स्वागत किया गया। सेवा क्षेत्र में निजी निवेश को उदार बना दिया गया। सेवा क्षेत्र मतलब सर्विस, जो भी चीजें हम सर्विस देते हैं, जो भी चीजें हैं उन सब में क्या किया, निजी निवेश को थोड़ा सा उदार बना, आराम से कोई निवेश कर सकता था। नौकरशाही नियंत्रण के कारण व्यवस्था में थोड़ा सा कम सुधार हुआ। नौकरशाही नियंत्रण मतलब ऑफिसरों जो थे, ऑफिसर्स, मंत्री, बड़े बड़े सांसद, विधायक, इन सब ये सब बड़ी फैसिलिटी लेते थे, जिसको हम लोग बोलते हैं नौकरशाही। इनका बहुत अधिक नियंत्रण था, जिससे व्यवस्था में थोड़ा कम सुधार मिला, थोड़ा समय लगा। उसका पंचायती राज तथा नगर पालिका अधिनियम इन्हीं के शासनकाल में आया था। जून 1991 से कहां थे, मई 1996, ध्यान दीजिएगा। 73वां संविधान संशोधन आया और उसके तहत 9 गो अध्याय जोड़ा गया। उसमें 9 अध्याय में 29 विषय थे और सभी के सभी पंचायती राज कार्य से संबंधित थे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण काम हुआ था कि पंचायती राज्य को संवैधानिक दर्जा दिया गया था उस समय, है ना, 73वां संविधान संशोधन के तहत। 74वां संविधान संशोधन में नगर पालिका आया। नगर पालिका में कुछ विषय जोड़े गए और नगर पालिका को भी संवैधानिक दर्जा दिया गया। ये किसके शासनकाल में दिया गया, नरसिम्हा राव के शासनकाल में। उसके बाद सुरक्षा मामले तथा अंतरिक्ष तकनीक के बारे में अगर हम बात करें तो नरसिम्हा राव के शासनकाल में रक्षा क्षेत्र में आधुनिकीकरण को बल दिया गया, मतलब थोड़ा मॉडलाइज किया गया इसको। सैन्य व्यय में बढ़ोतरी, सेना के खर्च था उसमें थोड़ा सा बढ़ोतरी की गई। पृथ्वी वन एक प्रक्षेपास्त्र था, प्रक्षेपास्त्र जो कि रॉकेट का प्रक्षेपण करता है, उसको सेना में शामिल कर लिया गया। आतंकवादी तथा विध्वंसक रोकथाम अधिनियम लाया गया और परमाणु कार्यक्रम को जो है प्रगति मिली। तो ये कुछ रक्षा और अंतरिक्ष मामले में ये सारे काम हुए। ध्यान रखिएगा, एक एक चीज आप जब शुरू से पढ़िएगा ना, आप ये वीडियो पढ़ रहे हैं, अगर आप उसी को शुरू से लेकर पढ़िएगा तो आपको सारी चीजें याद रहेंगी, जैसे मुझे याद हो गई हैं, कैसे कैसे कौन कौन से कब कब प्रधानमंत्री हुए और उन्हें कौन कौन से काम किए, कौन कौन से कार्य किए। उसके बाद ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स तथा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का सफल परीक्षण इन्हीं के काल में हुआ था, नरसिम्हा राव के शासनकाल में। नरसिम्हा राव की अगर विदेश नीति की हम लोग बात करें तो विदेश नीति में भारत द्वारा जो है पश्चिम के अन्य देशों के साथ जैसे जापान, इजराइल, ब्राजील तथा दक्षिण अफ्रीका से बहुत मजबूत संबंध बनाने का प्रयास किया गया। देखिएगा नरसिम्हा राव के समय विदेश नीति कैसी थी, छोटी छोटी लाइंस में बड़ी बड़ी चीजें छुपी हुई रहती हैं जिसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। आर्थिक तथा वाणिज्यिक मामलों को मजबूत बनाया गया और इस मामले में भी दूसरे देश से संबंध मजबूत हुए। राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक संबंधों को दक्षिण एशिया से सुदृढ़ किया गया। नरसिम्हा राव चीन तथा ईरान दौरे पर भी गए। दोनों देश पाकिस्तान के प्रस्ताव, है ना, कौन कौन से देश, चीन तथा ईरान, ये दोनों जो देश थे इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। क्या किया इन्होंने, तो उस समय पाकिस्तान ने क्या किया, भारत पे आरोप लगाया। भारत पे क्या आरोप लगाया कि भारत जो है वह बहुत अत्याचार कर रहा है और मानव अधिकार का उल्लंघन कर रहा है। भाई क्या कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है भारत कि कश्मीर में लोगों को जबरदस्ती जो है हिंदुत्व का पाठ पढ़ा रहा है, जबरदस्ती हिंदुस्तानी बनाने के चक्कर में है। लेकिन कश्मीर के लोग कश्मीर पाकिस्तान जाना चाहते हैं। ये भारत बहुत गलत कर रहा है। ये किसका दावा था, ये पाकिस्तान का दावा था। देखिए तो पाकिस्तान के इस दावे को से जो है दोनों ही देश सहमत नहीं हुए, ना ही चीन सहमत हुआ ना ही ईरान सहमत हुआ। देखिए दोनों देश पाकिस्तान के प्रस्ताव, क्या था प्रस्ताव, भारत का कश्मीर में अत्याचार तथा मानवाधिकार का उल्लंघन से सहमत नहीं हुए। अब कुछ बात करते हैं नकारात्मक पहलुओं की। क्या था नकारात्मक पहलू, नकारात्मक मतलब कुछ नेगेटिव पॉइंट्स थे इस सरकार के, कुछ गलत चीजें हुई थी जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले था बाबरी मस्जिद विध्वंस 1991 में। राम क्या कैसे कैसे क्या हुआ जरा ये सब देखिए, घटना सुनिएगा, आपको एक्सप्लेन करने में बहुत ही आसान रहेगा, थोड़ा सा आनंद भी आएगा। बाबरी मस्जिद विध्वंस, सबसे नकारात्मक पहलू वीपी सरकार के शासनकाल में यही था, बाबरी मस्जिद विध्वंस, है ना। अगर हम नकारात्मक पहलू की बात करें तो
वीपी सरकार के शासनकाल में नकारात्मक पहलू की अगर बात करें तो पहला जो टॉपिक था वह था बाबरी मस्जिद विध्वंस, है ना। 1991 में राम जन्मभूमि का मुद्दा उठा, पहले यहीं से कहानी शुरू हुई। उसके बाद देश के कई भागों में प्रदर्शन होने लगे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी यानी कल्याण सिंह की सरकार थी। बीएचपी विश्व हिंदू परिषद की घोषणा हुई कि 6 दिसंबर 1992 को राम मंदिर के निर्माण शुरू होगा। कुछ कार सेवक किनको बोला जाता है, जो क्या करते हैं, जो राम मंदिर के पक्ष में थे। तो कार सेवक जो है हजारों की संख्या में अयोध्या में एकत्रित हो गए। आरआरएस तथा राष्ट्रीय सेवक संघ, यहां आरएसएस है, मैंने आरआरएस लिख दिया था, इसको बना लीजिएगा। आरएसएस तथा पुलिस ने जो है मना किया था कि इस तरह की जो है संख्या ना बढ़ाए, इससे जो है डिस्प्यूट होगा, दंगे फसाद होंगे। आरएसएस तथा पुलिस ने मना किया था कि इस तरह से जो है आप भीड़ इकट्ठा ना करें। भीड़ अनियंत्रित हो गई और अनियंत्रित भीड़ ने क्या किया, मस्जिद को थोड़ी ही देर में मलबे में तब्दील कर दिया, तोड़ फोड़ दिया। देश में मुंबई सहित कई जगहों पर सांप्रदायिक दंगे हुए, बम विस्फोट हुए। यूपी सरकार ने इस पे कोई भी एक्शन नहीं लिया, ऐसा किताब में लिखा हुआ है। यूपी में सरकार को बर्खास्त कर दिया गया और राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। पूरी दुनिया में भारत की छवि धूमिल हुई। लिब्राहम आयोग बैठा, आयोग ने विध्वंस की जांच की। जस्टिस लिब्राहम पंजाब तथा हरियाणा के न्यायाधीश थे, वो एकमात्र इसके सदस्य थे। 17 वर्ष के बाद 2009 में आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। 68 लोगों को दोषी पाया, जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी, वाजपेयी, कल्याण सिंह, बाल ठाकरे, अशोक सिंघल, ये लोग जो है सहित टोटल 68 लोगों को दोषी पाया गया। तो ये घटना थी बाबरी मस्जिद की, है ना, किस तरह से ये कांड हुआ था। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट था सरकार के लिए। कौन सी सरकार? वीपी सिंह की सरकार। उस समय वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे। कुछ भ्रष्टाचार संबंधी घोटाले भी हुए, जिनमें 1996 में जो है सांसदों को रिश्वत देने के मामले में राव तथा बूटा सिंह दोषी पाए गए। 2002 में वो बरी कर दिए गए। हर्षद मेहता स्टॉक एक्सचेंज घोटाले में भी वीपी राव का नाम आया। हवाला तथा कई धोखाधड़ी मामलों में उनका नाम आया। हालांकि प्रधानमंत्री पद बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है, जिसकी वजह से इनका नाम बड़ी भी हो जा रहा था। सभी आरोपों में बड़ी हो गए, लेकिन छवि इनकी नहीं मिटी, छवि जो है वो धूमिल होती चली गई। उसके बाद कश्मीर में जो स्थिति सरकार के नियंत्रण से बाहर हो गई। 90 से ही आतंकवाद बढ़ रहा था। कश्मीरी पंडितों पर बहुत अत्याचार हुए, उनका अतिक्रमण हुआ, उन्हें भगाया गया। फाइनली 1996 में आम चुनाव हुए। अपनी खराब स्थिति को देखते हुए पहले ही जो है नरसिम्हा राव ने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। माफ कीजिएगा, जहां मैंने वीपी राव बोला है उसको नरसिम्हा राव कर लीजिएगा, थोड़ा सा फ्लो में आदमी बोल देता है। तो नरसिम्हा राव, ये जो मैंने बात की थी, नरसिम्हा राव के शासनकाल में ही बाबरी मस्जिद विध्वंस जो हुआ था एक नकारात्मक पहलू था। कैसे पूरी घटना हुई थी सब कुछ मैंने बताया था। कैसे मुद्दा उठा राम जन्मभूमि का, देश के कई भागों में प्रदर्शन हुए, उसमें बीजेपी की शासन थी। कल्याण सिंह जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। विश्व हिंदू परिषद ने 6 दिसंबर को घोषणा की, राम मंदिर का निर्माण शुरू होगा। कार सेवक हजारों की संख्या में अयोध्या में एकत्रित हो गए। इसके लिए आरएसएस तथा पुलिस दोनों ने ही मना किया था, फिर भी अनियंत्रित भीड़ ने क्या किया, मस्जिद को मलबे में तब्दील कर दिया। पूरे मुंबई सहित कई जगहों पर देश में सांप्रदायिक दंगे हुए, बम विस्फोट हुआ। यूपी सरकार ने इस पे कोई एक्शन नहीं लिया। यूपी सरकार को बर्खास्त कर लास्ट में क्या लग गया, राष्ट्रपति शासन लग गया। और पूरी दुनिया में उत्तर प्रदेश की छवि और भारत की छवि क्या हुई, धूमिल हुई। इसके लिए कौन सा आयोग बैठा, इसके बारे में डिस्कस कर सकते थे। ये सब नरसिम्हा राव के शासनकाल में हो रहा था। अब तो नरसिम्हा राव का शासन कब था, 91 से 96 के मध्य में। 96 में क्या हुआ, आम चुनाव हुआ। राव साहब का ऑलरेडी छवि खराब हो चुका था। इन्होंने पहले ही क्या किया, त्यागपत्र दे दिया सरकार गिरने से पहले। अर्थव्यवस्था, अयोध्या, भ्रष्टाचार, इस सब का मुद्दा उठा। बीजेपी को 161 सीटें मिली। किसी को भी, किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत
नहीं मिला, जिसकी वजह से सबने जो है क्या काम शुरू हुआ, गठबंधन की सरकार बननी शुरू हुई। 1996 से 99 के बीच में 3 प्रधानमंत्री बने। पहले प्रधानमंत्री बने वाजपेयी, प्रधानमंत्री बने परंतु लोकसभा में विश्वास मत खो देने से 13 दिनों में इनकी सरकार गिर गई थी। उसके बाद राष्ट्रीय मोर्चा सरकार, देवगौड़ा एवं आई.के. गुजराल, राष्ट्रीय मोर्चे में 13 दल थे। देवगौड़ा के नेतृत्व में सरकार बनी। 1997 में एच.पी. देवगौड़ा सरकार गिर गई। गिरने के बाद इन्होंने एक चीज अच्छा किया, चीन के साथ मित्रता कर ली और बांग्लादेश से गंगा समझौता किया। संयुक्त मोर्चा द्वारा आई.के. गुजराल को प्रधानमंत्री बनाया गया 1997 में। 21 अप्रैल 1997 को भारत के पड़ोसी देशों के साथ मित्रता इन्होंने सुदृढ़ किया। देखिए, संयुक्त मोर्चे में ही थे लालू प्रसाद यादव, उन पर चारा घोटाला का आरोप लगा, उसमें जांच के आदेश दिए गए, लालू जी को इस्तीफा देना पड़ा। 1997 में क्या किया उन्होंने, इस्तीफा देकर आरजेडी नामक नई पार्टी का गठन किया, हालांकि केस आज तक चल रहा था। 28 नवंबर 1997 को कांग्रेस के समर्थन वापस लेने से गुजराल ने इस्तीफा दे दिया। 1998 में फिर से क्या हुए, चुनाव हुए और बीजेपी को बहुमत मिल गई। तो अब यहां से फिर से जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार शुरू हो जाएगी। तो ये देखिए कैसे कितनी उथल पुथल हुई। वीपी सिंह की सरकार आई, उसका चंद्रशेखर की सरकार आई, उसका नरसिम्हा राव की सरकार आई। उसके बाद 96 से 99 के बीच में 3 सरकारें आई, मतलब माफ कीजिएगा 3 सरकारें नहीं, 3 प्रधानमंत्री बदले गए। तो ये पूरी कहानी आपको समझ में आ रही होगी कैसे कैसे उस समय देश का माहौल था। अब यहां से थोड़ा सा माहौल सुधरा क्योंकि सरकार बदली और सरकार आई एनडीए की सरकार, यानी बीजेपी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो प्रधानमंत्री बने दूसरी बार। एक बार तो 13 दिन में ही सरकार गिर गई थी। देखिए 2 बार सरकार आई इनकी, एक बार आई 98 से 99 के बीच में और उसका 99 से 2004 के बीच में। बीजेपी द्वारा ये जो 98 से 99 आप देख रहे हैं, ऑलमोस्ट 1 साल से ज्यादा का कार्यकाल था, क्योंकि मार्च 1998 से अक्टूबर 1999 का था। तो इसमें बीजेपी द्वारा गठबंधन किया गया। एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक एलियंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन इसका नाम रखा गया, इसलिए इसका नाम एनडीए है। अटल बिहारी वाजपेयी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने 1998 में। अप्रैल 1999 में एआईडीएमके ने अपना समर्थन वापस ले लिया। 17 अप्रैल 1999 में लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव दिया गया और सरकार केवल एक वोट से गिर गई। मतलब लोगों में, जनता में ये भी चीज फैल गया कि जानबूझ के सरकार को गिराया गया, सरकार कुछ अच्छा करना चाहती थी। और एक बहुत बड़ा कारण था कि 1 वोट से हारने के बाद फिर से तुरंत जो है इनकी सरकार आई और पूरे 5 साल रही थी 2004 तक। विपक्ष भी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं था। राष्ट्रपति ने क्या किया, के.आर. नारायण द्वारा, जो राष्ट्रपति उस समय थे के.आर. नारायणन, उनके द्वारा लोकसभा को भंग कर दिया गया। चुनाव के परिणाम तक वाजपेयी कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहेंगे, तो थोड़ा 1 साल से ज्यादा कार्यकाल चल गया। सोनिया गांधी के अध्यक्ष बनने पर कुछ नेताओं सहित शरद पवार ने भी कांग्रेस से क्या किया, इस्तीफा दे दिया, कांग्रेस को छोड़ दिया शरद पवार ने। कुछ महीने की सत्ता वाली वाजपेयी सरकार के कुछ उल्लेखनीय कार्य, देखिए बहुत जो पहला कार्यकाल था, कभी कभी से प्रश्न आते हैं, मार्च 1998 से अक्टूबर 1999 के बीच जो वाजपेयी का कार्यकाल था, छोटे कार्यकाल को जनरली याद नहीं रखा जाता है, लेकिन अगर छोटे कार्यकाल में कुछ बड़ा घटना हो जाए या कुछ बड़ा आपने किया, कुछ अच्छा कर दिया, तो उसको हमेशा के लिए याद रखा जाता है। सबसे पहली बात, वाजपेयी सरकार ने केवल 1 साल के, लगभग 1 साल से थोड़ा सा ज्यादा का कार्यकाल था, 1.5 साल का। इसमें इन्होंने सबसे पहला काम पोखरण 2 क्या था, पोखरण 2 में ऑपरेशन शक्ति हुआ। पोखरण 1 परमाणु परीक्षण था, अब ये ऑपरेशन शक्ति क्या था ये देखिए। पहली बार 1974 में हुआ था, दूसरी बार 1998 में। एपीजे अब्दुल कलाम उस समय क्या थे, डीआरडीओ के हेड थे और आर चिदम्बरम थे वैज्ञानिक प्रमुख। इन दोनों ने मिलकर क्या किया कि इसमें भाग लिया और इसको पूरा किया, ऑपरेशन शक्ति को। यह भी एक तरह का परमाणु परीक्षण था। ऐसा करने से अमेरिका पूरी तरह से नाराज हो गया और भारत पर कई तरह के नए प्रतिबंध लगा दिया। अमेरिका नहीं चाहता कि भारत आगे बढ़े या इस तरह कोई परीक्षण करे। उसके बाद लाहौर सम्मेलन, पाकिस्तान के साथ राजनयिक शांति प्रक्रिया शुरू हुई। फरवरी 1999 में लाहौर में यह सम्मेलन हुआ। वाजपेयी और नवाज शरीफ के बीच में वार्ता हुई, किस चीज पे, व्यापार पे, आपसी संबंध में, पारस्परिक मित्रता में, अंतरिक्ष मामले में, माफ कीजिएगा अंतरिक्ष मामले तो हुई, लेकिन आंतरिक मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा।
ठीक है। तो ये सम्मेलन में हुआ, लेकिन सम्मेलन की बातें ज्यादा दिन तक स्थायी नहीं रही। क्या हुआ, सम्मेलन के 3 महीने के बाद ही कश्मीर में आतंकवादियों तथा पाक सेना द्वारा घुसपैठ शुरू हो गई। कई भारतीय मानव रहित चौकियों पर कब्जा, अभी मतलब इनको लग गया कि हो सकता है कि भारत वार्ता करने को तैयार है, तो भारत कमजोर है, तो केवल आतंकवादी नहीं, उसमें पाकिस्तानी सेना भी शामिल थी। दोनों ने मिलकर क्या किया, कारगिल पे कब्जा कर लिया। कई भारतीय मानव रहित चौकियों पर कब्जा कर लिया, जहां जहां सेना नहीं थी वो कुछ चौकी छोड़ा हुआ था, सब पर कब्जा कर लिया। मई 1999 में भारतीय सेना को कुछ गरेड़िए क्या थे, आदिवासी जनजाति थे वहां के लोकल, उनसे पता चला कि वहां पे पाकिस्तानी सेना आ चुकी है। सेना तथा वायुसेना की कार्रवाई की गई। सेना द्वारा फिर से चौकियों पर कब्जा कर लिया गया, लेकिन इससे बहुत नुकसान हुआ। कारगिल युद्ध जीतने में 26 जुलाई 1999 को भारत की विजय हुई, युद्ध समाप्त हो गया। बहुत नुकसान हुआ, इसमें कई 100 सैनिक मारे गए थे। अब यहां पे कारगिल युद्ध में भारत की जीत हुई, सेना को खुला आदेश दिया गया सरकार की तरफ से, तो एक उपलब्धि थी सरकार की, जिसके कारण एक पॉजिटिव रिजल्ट, एक पॉजिटिव इफेक्ट है ना, एक सकारात्मक प्रभाव पड़ा सरकार पे, और सरकार को एक और मौका दिया जनता ने। दूसरा कार्यकाल आया अक्टूबर 1999 से मई 2004। 13 अक्टूबर 1999 को वाजपेयी जी जो है तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। चौथी बार भी बनने वाले थे, लेकिन सरकार नहीं बनी। आर्थिक तथा सामाजिक कदम क्या उठाए इन्होंने, आर्थिक ढांचे के विकास पर जोर दिया गया, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, PGSY प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की गई। नई दूरसंचार नीति लाया गया, जिसमें BSNL का निजीकरण करने का प्रस्ताव था। खुली अर्थव्यवस्था, विदेशी कंपनियों का पदार्पण हुआ, उनको बुलाया गया। बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 में संतुलित बजट पेश किया गया। सर्व शिक्षा अभियान द्वारा शिक्षा का विस्तार किया गया। 86वां संशोधन आया 2002, जिसमें शिक्षा के अधिकार को मूलभूत अधिकार में शामिल कर लिया गया। लेकिन कुछ मुसीबतें भी आई, जैसे आतंकवादी मुसीबतें तथा पाकिस्तान से संबंध, दोनों चीज खराब हो गए। दिसंबर 1999 में भारतीय विमान जिसका नाम था IC-814, जी हां, IC-814 का नेपाल से अपहरण कर लिया गया। किसके द्वारा, पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा। वहां से वो अफगानिस्तान के राजधानी काबुल लेके गए। सरकार द्वारा मांगे, जो भी मांगा उन्होंने कि हमारे लोगों को छोड़ने के लिए, वो स्वीकार कर लिया गया। एक बहुत बड़ा आतंकवादी था जिसका नाम था मौलाना मसूद अजहर, इसके सहित कुछ आतंकवादियों को रिहा किया गया। पाक विदेश मंत्री आतंकवादियों से व्यक्तिगत रूप से मिल कुछ यात्रियों की अदला बदली की थी, जिसकी वजह से भारत पाकिस्तान संबंध पूरी तरह से बिगड़ गए। मतलब पहले ही वो विदेश मंत्री आतंकवादियों से बात करके अपने लोगों को छुड़वा लिया उन्होंने। 2001 में भारत पाक वार्ता जो होनी थी वो विफल हो गई, नहीं किया भारत ने कोई बात। दिसंबर 2001 में संसद हमला हुआ, और उस संसद हमले में वही मसूद अजहर जो था, जिसको सरकार ने रिहा किया था, वो मसूद अजहर को जो है ये पूरा प्लान किया, और लश्कर तैयबा ने प्लान किया। तो जिस समय सरकार ने जिसको छोड़ा था, वही यहां पे मुसीबत बना। अमेरिका से कैसे संबंध थे, तो भारत का जो है बिल क्लिंटन से जो है वार्ता हुआ, व्यापार को विस्तारित किया गया, राजनीतिक मामलों पर सहयोग किया गया, यानी अच्छा संबंध था। तो ये एनडीए का जो है दूसरा कार्यकाल की अगर हम ये बात कर रहे हैं, है ना, माफ कीजिएगा, पहले कार्यकाल में जो कुछ चीजें हुई, कुछ घटनाएं हुई, कुछ उपलब्धियां हुई, उसके बारे में कई पूछता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो पहला कार्यकाल था, केवल 1 साल था, इसमें कई सारी घटनाएं हुई, कई सारी उपलब्धियां हुई, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों बताइए। तो आराम से अगर आपने पढ़ रखा है तो आराम से आप बता सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ, कश्मीर में चुनाव हुआ अप्रैल 2002 में। आतंकवादियों की धमकी थी, फिर भी बड़ी संख्या में मतदान हुआ। मौजूदा सरकार जो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी वो बाहर हो गई, हार गई, और मुफ्ती मोहम्मद सईद जो है मुख्यमंत्री बन गए। ठीक है, अब यहां पे देखिए, मैंने एनडीए का जो दूसरा कार्यकाल है ये मैंने सम्मिलित नहीं किया है। एनडीए का दूसरा कार्यकाल जो था वो 1999 से 2004 के मध्य था। उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहले यहां देख ले कि 2001 में रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस बने, वो बराक प्रक्षेपास्त्र घोटाला हुआ तथा कारगिल शहीद ताबूत, यानी जो
हमारे शहीद सेना है ना, शहीद सिपाही, उनकी ताबूत खरीदने के लिए एक बजट आया था, उसमें घोटाला हुआ। उसके चलते जो है रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस को त्याग पत्र देना पड़ा। ये नकारात्मक पहलू था। बहुत सारे पॉजिटिव चीजें थी। 2004 तक बहुत ही स्मूथ सरकार चली थी, लेकिन ये नकारात्मक पहलू था, इसको ध्यान में रखिएगा। एक और नकारात्मक पहलू क्या था कि कारगिल मामले में सरकार की ढीली चाल। सरकार चाहती तो उसको और सही सल्टा सकती थी, उतने सेना नहीं मरते, पहले से वायुसेना भेजा जाता। बहुत जगह जो है ढीलापन किया गया था। उसके बाद बीजेपी अध्यक्ष थे बंगारू लक्ष्मण। बंगारू लक्ष्मण का एक रिश्वत लेते हुए स्टिंग ऑपरेशन जो है किया गया, वीडियो वायरल हुआ। 2002 का गोधरा कांड, जिसके बाद गुजरात दंगे हुए और मोदी जी के त्याग पत्र की मांग की गई। तो कुछ निगेटिव चीजें हुई थी। कहते हैं ना कि जहां पॉजिटिव चीजें होती हैं वहां निगेटिव चीजें भी होती हैं, है ना। तो जहां कुछ अच्छी चीजें हुई वहां निगेटिव चीजें भी हुई थी। अब क्यों एनडीए का महत्व है? कार्यकाल पूरी करने वाली पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी। सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी सरकार है, पहली गैर कांग्रेसी सरकार जिसने अपना कार्यकाल पूरा किया, तो वो है एनडीए, है ना। वाजपेयी की कुशलता उसमें दिखी, प्रशंसनीय कार्यक्रम हुए, उदार अर्थव्यवस्था रखा गया। 2004 का आम चुनाव हुआ, अप्रैल मई 2004 में लोकसभा चुनाव। यहां पे एनडीए था ओवर कॉन्फिडेंट, और यही ओवर कॉन्फिडेंट को ले डूबा। इन्होंने क्या किया था? उन्होंने हमले हुए 2001 में, संसद में हमले, इसका जिम्मेदार सरकार को माना गया था कि सरकार ने आतंकवादियों को छोड़ा था, है ना। तो माना गया कि सरकार नौकरशाही सरकार है, इसलिए मोदी जी की सरकार जब आई थी तो सबसे पहले नौकरशाही को उन्होंने खत्म किया था, लालवती वगैरह हटवाया था। तो अप्रैल मई 2004 में लोकसभा चुनाव हुए। ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से एनडीए की हार हुई। क्यों हार हुई? विवादास्पद एवं वैचारिक प्रश्न को नजरअंदाज किया गया और आर्थिक मामलों पर जोर दिया गया, बिजनेस पर ज्यादा जोर दिया गया, लोगों को नजरअंदाज किया गया, सेना को नजरअंदाज किया गया, घोटाले हुए और फिर से यूपीए सरकार विजयी हो गई 2004 में। और 2004 से 2014 तक जो है यूपीए सरकार रही। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे यूपीए सरकार मई 2004 से 2009 और 2009 से 2014, है ना। यूपीए का मतलब होता है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव एलियंस। तो ये कांग्रेस की सरकार है ना। इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे और लगभग 1 या 2 वीडियो के बाद ये पूरी की पूरी बुक खत्म हो जाएगी, पूरी बुक। तो आप लोग ऐसे ही नोट्स बनाइए, ध्यान से पढ़िए। आपको लगे कुछ ज्यादा लिखना चाहिए तो ज्यादा भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। सेम टू सेम मेरे जैसा नोट्स बनाने की भी आवश्यकता एकदम नहीं है। आप इससे बस हेल्प ले सकते हैं। देख सकते हैं पूरा जो है मोटा नोट्स बन चुका है और पूरा स्पेक्ट्रम मैंने लिख के रख दिया है। तो पहले के वीडियो जरूर जाके देखिए और प्लीज अपना कमेंट जरूर लिखिए। कमेंट नहीं लिखने पर मुझे हताशा होती है। आप जरूर कमेंट लिखिए और लाइक कीजिए वीडियो को शेयर कीजिए और दोस्तों में जो है जरूर से जरूर इसको शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। अगला वीडियो जल्दी ही लेके आऊंगा और जल्दी हम लोग इसको टारगेट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।